अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या लेखांकन शब्दावली के आप 3 चैप्टर या 3 वीडियोस इसके पहले देख चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और इसके बाद शायद एक वीडियो और आएगा। तो ये शब्द जो है, जो भी शब्द है अकाउंटिंग के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकाउंट को सीखने और उनको समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आएगा, उसकी व्याख्या आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या समझेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन शब्दों को समझना, ध्यान में रखना और विजुअली इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं कपिल पाठक अपने इस चैनल कॉमर्स विद कपिल सर का आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, वो आपको पसंद आ रहा होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि नए शब्द और क्या है जिनको हम बार बार समझ और देख सकते हैं। अब जो अपना नया शब्द है वो है स्थगित आगम व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्या होते हैं ये? सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर, आप पुराना वीडियो जाके देखिए। एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर का अर्थ अलग अलग है। तो क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों का समझना है तो आप मेरे पुराने एपिसोड, इसके वीडियोस देख सकते हैं। कभी कभी व्यवसाय में एक बड़ी धनराशि व्यय की जाती है जिसका लाभ उसी वर्ष प्राप्त न होकर आगामी कई वर्षों तक प्राप्त होता है। ठीक है, इन व्ययों का एक ही वर्ष में अपलेखन स्थगित कर कुछ वर्षों में समान अंशों में बांट दिया जाता है। अर्थात व्यय का एक भाग लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है और शेष भाग चिट्ठे में बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में तब तक दर्शाई जाती है जब तक कि यह पूर्णतः लाभ हानि खाते में अपलिखित न कर दी जाए। लाभ हानि खाते में लिखने से स्थगित करने के कारण इसे आगम व्यय को अस्थगित आगम व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो बड़ा टॉपिक पूछते हैं, समझते हैं कैसे समझेंगे इसको। एक उदाहरण के जरिए समझिए। जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके प्रमोशन पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका एग्जांपल देखता हूं। आजकल आप देखते हैं कि जो फिल्में बनती है, तो फिल्में बनती हैं तो एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको फिल्मों के प्रमोशन पे भी खर्चा करना होगा। तो फिल्म की लागत अगर मान लो 50 करोड़ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिल्म की लागत अगर बनाने की लागत उसकी 50 करोड़ है तो उसके प्रमोशन के लिए 5 करोड़ का बजट अलग से रखा जाता है। तो ये उसकी लागत में ही जुड़ता है। तो फिल्म का जो बजट हो जाता है वो कितना हो जाता है? 55 करोड़। इसी प्रकार जब कोई नया व्यवसाय चालू किया जाता है, तो उस नए व्यवसाय के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एडवर्टाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई बिजनेस आपने 1 जनवरी 2022 है, 1 जनवरी 2022 को आपने स्टार्ट किया और कोई बड़ी मात्रा में आपने एक्सपेंडिचर किए जिनका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो वो सब एक्सपेंडिचर आप अगर इन 3 महीनों में डाल देंगे तो पहले साल ही आपका बिजनेस बड़ा लॉस दिखाएगा। अब एग्जांपल लीजिए, वही एग्जांपल पे रहता हूं कि अगर आपने एडवर्टाइज किया किसी बिजनेस में, आपने अक्षय कुमार को अपने उसके लिए प्रोडक्ट के प्रचार के लिए आपने हायर किया, फिर आपने एक एडवर्टाइज बनाया, फिर उसको टीवी पे प्रसारित किया और बड़ी मात्रा में प्रसारित किया, क्योंकि आपको उसका क्या करना है? एडवर्टाइज करना है, उसको फेमस करना है। तो अगर ये बिजनेस एक टोटल एक्सपेंसेस अगर आप आज ही डाल देंगे तो आप पहले साल ही आपके बिजनेस को बड़ा लॉस होगा। मालूम पड़े आपने 1-2 करोड़ रुपए अक्षय कुमार को दिए और 1-8 करोड़ रुपए उसको बनाने में दिए और फिर टीवी पे ऐड करने के लिए दिए।
ठीक है, बड़ी मात्रा में दिए तो क्या हो जाएगा कि ये आपको आधी लॉस कर देगा। तो क्या करते हैं, इन व्ययों को एक साल में डाल के, क्योंकि इसका फायदा अगले 5 सालों में 10 सालों में आपको मिलने वाला है कि भाई आपकी प्रोडक्ट स्टेब्लिश हो गया। फिर हर साल जो आप एड करते हो वो एक अलग चीज हो जाती है, पर ये स्टार्टिंग बेस में किया गया समस्त व्यय, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको हम अगले 5 साल के लिए डिवाइड कर देते हैं। और 5 साल के, क्योंकि क्या है कि अगर ये जो अक्षय कुमार को आपने कॉन्टेक्ट किया तो आपने क्या कहा कि हम अगले 5 साल तक इस सेट को यूज करेंगे, आपके विज्ञापन के लिए हम 5 साल के लिए पैसे दे रहे हैं। ठीक है, जो एजेंसी जिसने विज्ञापन बनाया उसके साथ भी कॉन्टेक्ट है कि ये विज्ञापन हम 5 साल तक यूज करेंगे। तो इन व्ययों को 5 साल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो एक हिस्सा है उसका 5वां हिस्सा है वो तो आज की तारीख में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में या अपने खर्चों में लिख देंगे। लेकिन जो 4 हिस्से हैं, ठीक है, अगर मान लो 4 हिस्से समझ करो कि अगर आपने बिजनेस पे 2 करोड़ रुपए खर्चा किया तो 2 पंजे 10, 5 गुना कितना हो जाएगा, अगर 5वां हिस्सा उसमें करेंगे 2 करोड़ को तो कितना हो जाएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, 4 पंजे 20, 40 लाख रुपए हो जाएगा। तो 40 लाख रुपए तो आप इस साल P&L में लिख देंगे और अगले और बाकी का जो बचा हुआ 1,60,000 रुपए ये आपकी प्रॉपर्टी, इससे आपको फायदा अगले 5 साल में होगा। कब होगा फायदा? अगले 5 साल में। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाते हैं, संपत्ति के रूप में दिखाते हैं। और इसको हर साल उसका एक हिस्सा हम अपने लॉस में दिखाते हैं ताकि हमारे बिजनेस को उसका फायदा भी मिल रहा है 5 साल तक, और हम लॉस एक साथ दिखा देंगे तो हमारा बिजनेस लॉस में आ जाएगा। तो ऐसे समस्त वे जो किए तो आज जाते हैं, लेकिन इनको भविष्य के लिए स्थगित कर इसको रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका डाला जाता है। ऐसे समस्त आगम व्ययों को स्थगित आगम व्यय कहते हैं या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा 29 नंबर का, प्रविष्टि, एंट्री। एंट्री मतलब वो समस्त लेखे, वो समस्त लेन देन, हिसाब किताब जो भी है हमारे व्यापार का, उसको लिखना, उसको बुक्स में लिखना, किताबों में लिखना, लिपिबद्ध करना प्रविष्टि कहलाता है। प्रविष्टि करना कहलाता है। प्रविष्टि मतलब एंट्री करना, एंटर होना, मतलब जो सौदा आपने बाहर किया उसकी आपके बुक में एंट्री हो गई, एंटर हो गया आपकी किताबों में, तो वो फिक्स हो गया, आपको याद, आपकी याद में आ गया। कई बार एंट्री हमारे दिमाग में हो जाती है, भाई आप 1-2 सौदे हैं, आपको एंट्री करना मतलब आपको ध्यान रखना है, आपके दिमाग में आपको ध्यान है कि यार मैंने फलाने दोस्त से 1,000 रुपये उधार लिए थे, तो ये एंट्री आपके दिमाग में है। लेकिन अगर इसी प्रकार आप 10-20 दोस्तों से किसी नए काम के लिए उधार लेते तो आपको याद नहीं रहेगा किससे 500 लिए, किससे 1000 लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कागज पे लिख के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ईमानदार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदार हो, दोस्तों के पैसे लौटाते होंगे। तो मैक्सिमम दोस्तों के पैसे अपने ही होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदार हैं, दोस्तों के पैसे लौटाएंगे। तो आपको एक कागज पे लिखना होगा, यार फलाने उससे मैंने इससे 500, इससे 1000, इससे 2000 लिया, मेरे को 20,000 का एक मोबाइल खरीदना है। तो अलग अलग दोस्त करते हैं और दोस्तों में होता है, तो आपको लिखना पड़ता है अपने कागज में कि उसको देना है। ठीक है, तो ये लिखना या प्रविष्ट करना, किताबों में लिखना, और व्यापार में अलग अलग लोगों से सौदे किए जाते हैं, उधार नगद के सौदे होते हैं, तो ये सब लिखना प्रविष्टि कहलाता है। अगला जो 30 नंबर का हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है कुल बिक्री या आवर्त। अब बिक्री और कुल बिक्री में फर्क है। बिक्री मतलब सेल्स, और कुल बिक्री या आवर्त को हम टर्नओवर बोलते हैं बिजनेस की भाषा। मतलब कितना टर्नओवर है एक साल में आपका, या एक महीने का कितना टर्नओवर है आपका। एक दिन का अगर कुछ है तो बिक्री हो जाएगी, आज कितनी सेल्स है, आज आप कैसा बात करते हैं बिजनेस की भाषा कैसी हो कि आपकी आज की कितनी सेल्स है, एक दिन की सेल्स कितनी है आपकी, तो वो सेल्स है। चाहे एक महीने का टर्नओवर कितना, एक महीने की सेल्स कितनी है, तो ये सेल्स पूछने बजाय आप बोलते हैं कि एक महीने का टर्नओवर कितना है, या फिर और बड़े रूप में भाई एक साल का आपका टर्नओवर कितना है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें और भी देखते हैं, समझते हैं क्या है। एक निश्चित अवधि में, मतलब एक टाइम पीरियड में, एक निश्चित अवधि में नगद या उधार बिक्री का कुल योग विक्रय कहलाता है। इसे आवर्त भी कहा जाता है। जैसे 2 लाख रुपए का विक्रय नगद और 8 लाख रुपए का विक्रय उधार में, तो कुल बिक्री 10 लाख रुपए की होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एक दिन का जो किया जाता है उसको हम बिक्री बोलते हैं, लेकिन एक समय, एक महीने का या एक साल का, जब टोटल
किया जाता है तो उसको बिजनेस की भाषा में टर्नओवर बोलते हैं, यानी आपने कितना खरीदा और कितना बेचा, टर्नओवर क्या है आपका, ठीक है, तो इसको टर्नओवर बेचा जाता है, बोला जाता है। फिर एक 31 नंबर का एक पॉइंट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। भगवान करे किसी व्यापारी के जीवन में ये शब्द ना आए, मेरी ऐसी दुआ है कि अगर आप अच्छे व्यापारी बने या आप अच्छा बिजनेस करें तो आपके जीवन में कभी ये शब्द का उपयोग आपको ना करना पड़े, ना आपके दुश्मनों को करना पड़े। तो क्या है इतना खतरनाक शब्द दिवालिया या इंसॉल्वेंट? जो व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है उसे दिवालिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में वह अपना ऋण पूरी मात्रा में नहीं चुका सकता। आंशिक रूप से ऋण चुकता करने के लिए उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। न्यायालय उसे दिवालिया घोषित कर आंशिक रूप से ऋण चुकाने की अनुमति दे देता है, जिससे वह अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। अब कोई व्यक्ति है, देखो जब व्यापार बड़ा होता है तो उस व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको लोगों से ऋण लेना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। आज अंबानी बंधुओं ने भी बड़े ऋण लिए, अडानी बंधुओं ने भी बड़े ऋण लिए, टाटा ने भी लोन लिया हुआ है। ऐसा कोई भारत का बिजनेसमैन नहीं है जिसका बिजनेस बहुत बड़े स्तर पे हो और उसने लोन न लिया हो। लेकिन अब लोन लेने के बाद कई बार कोई बिजनेस फेल हो जाता है, कई बार किसी बिजनेस में कुछ ऐसी आपदाएं, घटनाएं, किसी भी समय काल के परिवर्तन के कारण, कई बार नई टेक्नोलॉजी आने के कारण बिजनेस को लॉस हो जाता है, और लॉस इतनी बड़ी मात्रा में हो जाता है कि आपने जो भी उसमें पैसा लगाया है, जो भी आपने पूंजी लगाई है, जो भी आपकी उसकी संपत्तियां हैं, उनको बेचने के बावजूद भी आप अपने ऋण का भुगतान, लेनदारों को पेमेंट दे पाने में सक्षम नहीं होते। तो फिर दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका तो ये कि आप भाग जाओ इंडिया छोड़ के, बहुत सारे भाग गए, जैसे आप नीरव मोदी ले लो, जैसे आप विजय माल्या ले लो, इस तरह के लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर इनकी संपत्ति को कहीं ना कहीं सरकार को जब्त करना पड़ता है। दूसरे व्यापारी होते हैं जो अपनी देनदारियों को देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कैसे करें वो? तो वो फिर अपने को कोर्ट की शरण में जाते हैं और खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करते हैं, दिवालिया घोषित करते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने सभी लेने वालों को दे सके, हम अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दें तो भी हम लोगों को पैसा उनका चुका नहीं सकते। तो कोर्ट उनको दिवालिया घोषित करता है। फिर उनकी संपत्ति की गणना की जाती है और उनके दायित्वों की गणना की जाती है, ठीक है। उनके एसेट्स की टोटल वैल्यूएशन किया जाता है और दायित्वों का वैल्यूएशन किया जाता है। तो वैल्यूएशन करने के बाद उसको फिर हम एक रेशो निकालते हैं कि भाई आपकी 1 लाख की संपत्ति और आपको 1.25 लाख रुपए देना है, तो आप इतने परसेंट हर आदमी को मिलेगा, जो भी जिसका भी रुपया है उसको रुपए में से आपको 75% या 80% आपको मिलेगा। तो अगर आपको 1 लाख लेना है तो आपको 80,000 रुपए मिलेंगे। ये एक कोर्ट का प्रोसेस होता है और उस व्यक्ति के द्वारा फिर कोर्ट के प्रोसेस के बाद जो भी कोर्ट घोषित करता है वो अपनी संपत्तियों को बेचकर वो पैसा उसको चुकाता है। तो अगर ये दिवालिया शब्द इतना खतरनाक कि भगवान न करे किसी की जिंदगी में ये शब्द आए। आप अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप खूब बिजनेस करें और अपने बिजनेस को अच्छे से चलाएं और अच्छे से उसको आगे बढ़ाएं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और है, इसको 32 नंबर का पॉइंट है हमारा, डूबत या अप्राप्य ऋण। डूबत या अप्राप्य ऋण, इसको इंग्लिश में हम बेड डेब्ट्स बोलते हैं। ऋणी के दिवालिया होने के कारण जो रकम वसूल नहीं हो पाती, भाई मैंने किसी को दिया है, माल बेचा 1 लाख रुपए का, अब वो दिवालिया हो गया, अभी अपने पिछले पॉइंट में पढ़ा, दिवालिया हो गया। अब कोर्ट का फैसला है कि 1 लाख के बदले 80,000 रुपए ही देने की है, तो 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेंगे। 20,000 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, तो ये 20,000 रुपए मेरे लिए डूब गए, मेरे क्या पैसे, क्या बोलेंगे हमारे, अब तो डूब गए, मिलना नहीं है। तो ये 20,000 रुपए डूबत या अप्राप्त ऋण, जो प्राप्त ना हो सके ऐसा ऋण, बेड डेब्ट्स कहलाता है। तो ऋणी के दिवालिया हो जाने के कारण जो रकम वसूल नहीं हो पाती वह लेनदार के लिए
डूबत ऋण या अप्राप्य ऋण कहलाती है। अ को ब से 5,000 रुपए लेना थे और किसी कारणवश 3,000 रुपए ही चुका पाता है तथा 2,000 रुपए चुकाने में असमर्थ रहता है, तो 2,000 रुपए की शेष अप्राप्य राशि अ के लिए डूबत ऋण या अप्राप्य ऋण होती है। इसे अशुद्ध ऋण भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार दिवालिया हो जाए, कई बार कई लोगों की नीयत खोटी होती है, लेकिन भाई अब बड़े व्यापारी हैं तो दिवालिया होना ही पड़ता है क्योंकि आप कर नहीं सकते, लेकिन कई बार छोटे व्यापारी भी होते हैं, अब धंधा नहीं चल पाता है तो वो अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो व्यापारी के पास जाते हैं, बोले भैया देखो मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, अब मैं सक्षम नहीं हूँ पैसे दे पाने पे और मैं इतने ही पैसे आपके दे सकता हूँ, आपको लेना हो तो बताओ, आज के बाद में फिर आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। व्यापारी भी समझता है कि यार चलो हो गया, या तो ये डूब जाए भाग जाएगा, इससे अच्छा है कि जो कम मिल रहा है लेके और इसको खत्म करो। तो वो उतने पैसे ले लेता है और अपने बेड डेट्स में डाल देता है कि अब हमको नहीं मिलेगी। तो ये डूबत ऋण कहलाता है। फिर अगला जो हमारा है जो शब्द है प्रमाणक या वाउचर, इसको हिंदी में भी वाउचर ही बोला जाता है, मोस्टली प्रमाणक नहीं बोलते, लेकिन प्रमाणक इसलिए बोला जाता है कि प्रमाणित करने के लिए लेन देन को, भाई मैंने लिख दिया खाते में, मैंने लिख दिया कि रमेश को 2,000 रुपए दिए, इसका क्या सबूत है? बुकों में लिखा हुआ कोई सबूत नहीं माना जाता। भाई रमेश कैसे मान लेगा, बोलेगा मैंने तो लिए ही नहीं आपसे, आप बोलोगे मैंने दिए, तो भैया ऐसा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास, कोई सबूत है? तो बोले हाँ है ना, ये देखो तुम्हारा साइन किया हुआ प्रमाणक या ये रसीद जो भी। भाई आपने किसी व्यापारी को 2,000 रुपए दे दिए, अगली बार गए तो उसने बोला नहीं मेरे को तो लेना है, आप बोलोगे क्या? बोले भैया मैं तो दे के गया था पिछली बार। बोले वो बोलता आपके पास कोई सबूत है? तो आप बोलोगे हाँ ये देखो आपकी रसीद, ये प्रमाण है इसका कि मैंने आपको पैसे 2,000 रुपए दिए। तो ये जो चीजें होती है ये प्रमाणक कहलाती है। देख लेते हैं क्या है। लेन देन को प्रमाणित करने वाले लिखित पत्र को प्रमाणक कहते हैं। लिखित में होना चाहिए भाई, सही बात लिखा होना चाहिए। बीजक, ठीक है भाई, इनवाइस जो बनाते हैं, इनवाइस बनेंगे आपसे साइन लेगा, देखो भैया ये माल बेचा था मैंने, ये प्रमाण है इसका, आपने मेरे से लिया है, ये प्रमाण है। रकम भुगतान की रसीद, आपने कोई पेमेंट किया तो उसकी रसीद, भाई आप रसीद लोगे उसकी पेमेंट किया। बैंक व्यवहार की पर्चियां, भाई किसी खाते में आपने पैसे डाल दिए, कोई व्यापारी बाहर है, आप उससे उधार माल लेके आ गए, अब उसने बोल दिया कि साहब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या मेरे खाते में डाल दो पैसे, तो आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसकी पर्ची मिलती है। वो ये सब चीजें जिनको एंट्री करते समय, प्रविष्टि करते समय, लेन देन की प्रविष्टि करते समय जिनके हवाला दिया जाता है, हवाला मतलब इनके बारे में लिखा जाता है, भाई कोई एंट्री क्यों की आपने, तो फलाना रसीद नंबर से, फलाना इनवॉइस नंबर से, फलानी चेक बुक से, फलाने चेक नंबर से, ये सब प्रमाणक जिसके द्वारा अपने सौदों को, लेन देन को आप प्रमाणित कर सके, वो सब प्रमाणक कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। फिर अगला जो है वो 34 नंबर खाता, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? नया शब्द है अभी, लेकिन हमने पिछले काफी बार पढ़ा, लेकिन उसको समझ लेते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? किसी व्यक्ति, फर्म, वस्तु या आय व्यय से संबंधित सभी व्यवहारों को छांट कर जो पृथक पृथक सूची बनाई जाती है उसे खाता कहते हैं। प्रत्येक खाता एक तालिका के रूप में दो पक्षों में बटा रहता है। बाएं पक्ष को, आपको बायां मतलब लेफ्ट हैंड, देखिएगा बुक्स में, जब आप बुक सामने रखते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो चीज चाहिए होती है। भाई आपके सामने बुक्स होती है तो आपके लेफ्ट और राइट, तो जो बाएं साइड है, लेफ्ट साइड है, उसको डेबिट कहते हैं और हिंदी में उसको नाम कहते हैं। नाम कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी बता दूंगा। और दाहिने पक्ष को जमा या क्रेडिट कहते हैं। खाते का अंग्रेजी का संक्षिप्त रूप A/C अकाउंट। तो अब एक समझते हैं इसको। कोई भी, भाई रमेश से आपने, क्या होता है, रमेश एक व्यापारी है, रमेश एंड सन्स एक व्यापारी, आपने उससे 20 बार माल लिया, वो 20 बार पेमेंट करा, तो अब एक बार अभी लिया, फिर 15 दिन बाद लिया, फिर 7 दिन बाद लिया, फिर 15 दिन बाद लिया, फिर 7 दिन बाद लिया, फिर 10 दिन बाद लिया, तो आपने 20 बार जब उससे माल लिया तो उसका टोटल जब आप करने जाएंगे रमेश से कितना माल लिया, तो आपको सारे पन्ने खोलना पड़ेंगे, कब कब लिया था, फिर मालूम पड़े एक छूट गया, तो उसका एक अलग पन्ना या एक अलग डायरी, हम एक पन्ना एक अलग बना देते हैं, हमारी बुक्स में एक अलग पन्ने पे लिख देते हैं। उस अलग पन्ने पे लिखने की वजह से उसको हम अकाउंट कहते हैं।
तो जब भी आप उससे माल लोगे तो उस पन्ने पे आप आके लिख दोगे तो आपको मालूम कि रमेश का पन्ना खोलो, वहां से सब डिटेल मिल जाएगी, पेमेंट कितना किया ये भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार अलग पन्ने पे लिखना, एक अलग उसमें पेज पर लिखना, हम उसको अकाउंट कहते हैं। इसके दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो डेबिट या नाम पक्ष कहलाता है, और राइट साइड वाला होता है क्रेडिट या जमा पक्ष कहलाता है। जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। अब नाम जमा क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, हम हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में एक बार पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, फिर भी इसमें समझाता हूँ। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, बाएं पक्ष को नाम या विकलन या डेबिट कहते हैं, और दाहिने पक्ष को जमा समाकलन या क्रेडिट कहते हैं। किसी खाते के बाएं पक्ष में लेखा करने को डेबिट रिकॉर्ड बोलते हैं, नाम लिखा बोलते हैं, जिसे परंपरागत रूप में डीआर के नाम से, शार्ट फॉर्म में जो बुकों में लिखा जाता है वो डेबिट में लिखकर डीआर लिखा, डेबिट के लिए डीआर होता है, डेबिट। इस प्रकार खाते के दाहिने पक्ष में लेखा करना जमा लेखा या क्रेडिट रिकॉर्ड कहलाता है। उसे परंपरागत रूप में संक्षेप में क्रेडिट लिखते हैं या सीआर लिखते हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय खाता प्रणाली में नाम पक्ष दाहिनी ओर और जमा पक्ष बाईं ओर होता है, ठीक। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि आपने रमेश को माल बेचा, रमेश को माल बेचा, तो रमेश के खाते में पाने वाला कौन है, डेबिट। रमेश कौन है, डेबिट, पाने वाला है ना, तो डेबिट डीआर। तो उसके दाहिने पक्ष में, उसके दाहिने पक्ष में बुक है, आप देखिए, आप किताब खोल लीजिए, आपको याद आएगा, बाएं पक्ष, सॉरी दाहिने नहीं, बाएं पक्ष में आप डेबिट लिखेंगे, बाएं पक्ष में आप डेबिट लिखेंगे, और डेबिट में क्या लिखेंगे, उसके बेचा, सेल्स, बेचा, सेल्स। इसी प्रकार एक अलग पेज पे आप सेल्स का अकाउंट खोलेंगे, एक पेज पे आप सेल्स लिखेंगे, तो सेल्स व्यापार से जो गया, व्यापार से जो गया उसको हम क्रेडिट लिखते हैं। तो उसके क्रेडिट पक्ष में गया, तो कहां गया, रमेश के पास गया, तो उसके क्रेडिट पक्ष में हम किसको गया, किसको बेचा, रमेश, तो उसके क्रेडिट पक्ष में दाहिने साइड में हम रमेश के नाम से बिक्री को चढ़ाएंगे। इस प्रकार नाम और जमा अलग अलग उसमें खातों में लिखा जाता है। एक आज के इस चैप्टर का एक आखिरी शब्द है वित्तीय घटनाएं, फाइनेंशियल इवेंट। व्यापार में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिसके फलस्वरूप व्यापार की संपत्ति, माल या सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। इन अवसरों को ही वित्तीय घटनाएं कहते हैं, जैसे संपत्तियों के मूल्य में हाल या वृद्धि हो जाना, अदत्त वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, स्कंद या का मूल्य बाजार में गिर जाना, आग या चोरी से हानि हो जाना। ऐसी कोई भी घटनाएं जिसका आपके वित्त पे, आपकी संपत्ति पे, आपके व्यापार पे किसी प्रकार का इफेक्ट होता है, उसकी संपत्तियों या व्यापारिक माल का मूल्य का हानि या लाभ होता है, वो सारी घटनाएं वित्तीय घटनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वित्तीय घटनाएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लो बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, तो वो बाढ़ एक घटना है, लेकिन उस बाढ़ की वजह से आपका कोई नुकसान होता, कोई माल नुकसान हो जाता, तो ये वित्तीय घटना है, क्योंकि उसकी वजह से, आग लगने की वजह से या बाढ़ होने की वजह से आपका माल खराब हो गया। अब खराब होने की वजह से क्या होगा, उसकी कीमत कम हो जाती है। एक और उदाहरण समझिए, भाई किसान का गेहूं खेत में पक गया, अब पकने की वजह से अब उसको काटना है, लेकिन वहां जोरदार बारिश हो गई, बारिश होने से उसका जो माल है वो गीला हो गया, अब गीले माल की कीमत कम हो जाती है। तो ये वित्तीय घटना है किसान के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार अच्छे वीडियो आपको बना के भेजता रहूं। आखिरी तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।